फिज़िकल ज्योग्राफी के सेक्शन में हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे लेक्चर्स को कर रहे हैं इसमें। उसमें एक टॉपिक जो निकल कर आता है जिसका नाम है आपका टाइप ऑफ रॉक्स। टाइप ऑफ रॉक्स को जब शुरू किया जाता है तो हमारे दिमाग में सिर्फ 3 रॉक के बारे में जानकारी मिलती है। तो जिसको मैंने इस डायग्राम में लिया हुआ है, तीन प्रकार के रॉक्स हैं, जिसमें कि हम इग्नियस रॉक पढ़ते हैं, सेडिमेंट्री रॉक पढ़ते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक है। लेकिन ये तो हो गई स्कूली बातें जो कि हम स्कूल से पढ़ते हैं, इसमें कोई ख़ास बात नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप मुझे बताइए कि धरती पर सबसे बड़ा इंट्रूसिव रॉक कौन सा है, तो शायद कहेंगे ये क्वेश्चन सुना ही नहीं। और यही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो रॉक पढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ जब आपको एग्ज़ाम का नेचर का क्वेश्चन ही नहीं बनेगा इसमें। तो रॉक्स जब स्टार्ट करते हैं तो हमें पूरी तरह से इसको ABCD स्टार्ट करना होगा, है ना। ये नहीं कि हमने अपने चॉइस वाला पार्ट पढ़ा हुआ है, 3 ही प्रकार के रॉक है इसमें पढ़ लो उसमें। हालांकि फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कॉमन क्वेश्चंस हैं, जिसको थोड़ा सा अगर कवर किया जाए एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे हार्ड क्वेश्चंस को लेने से भी फ़ायदा नहीं। तो एक ऐसे ही कॉमन क्वेश्चन लिया है जो एग्ज़ाम में पूछा गया। अगर आप इसमें देख पाएँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इग्नियस रॉक, सीधे स्टेट क्वेश्चन से आप। तो स्टेट वाले क्वेश्चन में अगर आ गया आपको तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपने इसका जवाब दे देना है इसमें। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम हो गए हैं। तो फिर कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम में आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे। अभी आंसर देने के लिए नहीं पूछा मैंने आपसे। तो अब कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्वेश्चन हमें कैसे अपने आप को तैयार करना है, इसके लिए ये थोड़ा सा हमारे पास एक क्रूशियल पार्ट होगा। तो हम लोग आ जाते हैं टाइप ऑफ रॉक्स में। और टाइप ऑफ रॉक्स जब भी हम जा रहे हैं इसमें, तो दोबारा हम एक सरफेस बना लेते हैं। सरफेस यानी ग्राउंड, जिसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर समझें आप, क्रस्ट को हम लिथोस्फेयर भी कहते हैं। तो क्रस्ट के नीचे और क्रस्ट के ऊपर ये 2 ऐसे सेगमेंट हैं जिसमें कि रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। और रॉक्स का फॉर्मेशन जो होता है ऊपर जब होता है तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव, और अंदर जो हो रहा होता है तो कहते हैं एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। ऑब्वियसली वर्ड से ही पता है, इन का मतलब होता है अंदर और एक्स का मतलब होता है बाहर, एक्सटीरियर यानी कि बाहर। तो एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव वर्ड के साथ जो है हमारे पास रॉक्स की शुरुआत होती है। तो अब यहाँ पर आता है कि एक्सट्रूसिव रॉक क्या होता है। तो धरती के ऊपर जो भी चट्टानें बनती हैं वो एक्सट्रूसिव कहलाती हैं, और धरती के नीचे जो चट्टानें यानी कि सरफेस के नीचे जो चट्टानें होती हैं उनको हम इंट्रूसिव कहते हैं। तो नीचे चट्टानें और ऊपर चट्टानें होती कैसे, धरती तो एक ही है हमारी, फिर ऊपर और नीचे क्या हुआ। तो यहाँ पर हमें एक बात को समझना होगा कि धरती के अर्लियर पीरियड ऑफ टाइम से अगर हम देखें तो धरती हमारा एक बॉल ऑफ लावा था पहले, है ना। पूरा मैग्मा का एक बॉल था। सन से अलग होने के बाद ये पूरी तरह से गर्म एक मैग्मा या लावा कह सकते हैं। मैग्मा वर्ड जो है जो मोल्टन स्टेट होता है, और लावा वर्ड जो होता है जो धरती पर आकर वो सॉलिडिफाइड होना स्टार्ट हो जाता है, तो हम उसको लावा के नाम से जानते हैं। हालांकि वर्ड याद करने के लिए आसान तरीका मैंने आपको बताया था, माँ की गोद में मैग्मा। तो धरती के अंदर जो है क्या है, वो मैग्मा है। तो जब ये मैग्मा जो है, धरती जो है हमारा एक ओरिजिनली एक मैग्मा स्ट्रक्चर में बना होगा पहले। साइंटिस्ट ने इसको प्रूव करने के लिए कहा कि सन पार्टिकल से हमारा पूरा सोलर सिस्टम बना हुआ है, और सन पार्टिकल का जो आउटर स्फीयर है जिसको हम कहते हैं फोटोस्फीयर, क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर का टेम्परेचर जो है लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड मान सकते हैं, या 6000 डिग्री केल्विन मान सकते हैं। 2 टेम्परेचर का एक स्केल दिया जाता है मोटे तौर पर, जो है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड अगर लिया जाए तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि धरती हमारी जो है इतनी टेम्परेचर की बनी हुई है। तो जाहिर सी बात है धरती जो है इस टेम्परेचर का अगर हिसाब से देखा जाए, जो कि प्रूवन है और एक्सेप्टेड थ्योरी है, तो धरती के अंदर का जो टेम्परेचर है वो आज भी जो है लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड, और आउटर जो टेम्परेचर है जो हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर जो है ये नॉर्मल 30 डिग्री सेंटीग्रेड करीब रहता है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि धरती स्टार्टिंग में पहले एक मैग्मा बॉल थी, और बाद में जो है सॉलिडिफाइड होते होते एक सरफेस को उसने ओरिजिनेट किया। अब इस सरफेस में ओरिजिनेट होने के बाद इसमें कहीं प्लेट्स के बीच के जो डिफरेंसेस हैं उनसे मैग्मा बाहर आता है, जिसको हम कहते हैं वॉल्केनिक इरप्शंस। तो धरती के अंदर जो प्लेट्स से रॉक्स बना हुआ ये एक अलग रॉक है जिसको हम इंट्रूसिव कहते हैं, और बाद में ये अलग से जो रॉक्स वॉल्केनिक इरप्शंस पे बन रहे हैं तो हम उसको कहते हैं एक्सट्रूसिव। क्या नाम है, एक्सट्रूसिव। तो एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव का बेसिक कंसेप्ट यही है हमारे पास कि धरती के सतह के ऊपर और धरती के सतह के नीचे। तो हमने ये वाला डायग्राम के साथ ये कंसेप्ट को क्लियर कर लिया। क्या आप लोग क्लियर हैं यहाँ पर? लेकिन अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि भाई
एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव को हम कैसे समझें। तो ज़्यादातर विद्यार्थी 90% विद्यार्थी सिर्फ इसी बात को पढ़कर खुश रहते हैं इसमें कि हमें पता है कि रॉक्स के 3 कैटेगरीज़ हैं और ये 3 कैटेगरीज़ होते हैं इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फ। ये 90% स्टूडेंट यही तक जान के इसको सिलेबस मान लेते हैं। लेकिन अब का सिलेबस जो है अंदर चला गया, यानी कि जैसे इंटेलिजेंसिया बढ़ रहा है एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है। तो ये सारे सेक्शंस को अगर देखा जाए इसमें, तो ये सेक्शंस हमारे पास ये हो गया एक्सट्रूसिव के रेंज में चला गया, यानी कि ये धरती के ऊपर बनने वाली चट्टान है। और इसलिए धरती के अंदर बनने वाली चट्टान एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ये, तो उसको हम कहते हैं धरती के नीचे जो बनने वाली चट्टानें हैं उसको हम कहते हैं हाइपाबेसल। क्या कहते हैं? तो धरती के नीचे जो बनने वाली चट्टानें हैं उनको हम हाइपाबेसल के नाम से जानते हैं। और हाइपाबेसल जो है ये अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे हम कह सकते हैं बैथोलिक, लिथोलिक, लिपोलिक, ऐसे करके नाम से, सिल, डाइक, ये टर्मिनोलॉजी, ऐसी टर्मिनोलॉजी को यूज़ करने के बाद आपका एक एग्ज़ाम में पूछा गया था कि धरती के नीचे कौन सी प्लूटोनिक रॉक जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो एग्ज़ाम में आपके ये 4 ऑप्शंस दिए थे, जैसे कि मैंने आपको दिए बैथोलिक, लिपोलिक, लेथोलिक और ग्रेनाइट जैसे वर्ड, या डाइक और सिल करके वर्ड। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट को समझ में नहीं आया कि आंसर देना कैसा है। रॉक तो पूछा है, रॉक में तो हमने इग्नियस और सेडिमेंट्री पढ़ा था, ये तो ऑप्शन ही नहीं इसमें। तो जाहिर सी बात है कि जब हम रॉक पढ़ेंगे इसमें, तो रॉक के हमारे पास 2 कैरेक्टर्स होंगे, एक होगा एक्सट्रूसिव, दूसरा होगा इंट्रूसिव। तो एक्सट्रूसिव क्या होता है? धरती के ऊपर बनने वाला। एक्सट्रूसिव धरती के ऊपर बनने वाला, और इंट्रूसिव क्या होता है? धरती के नीचे बनने वाला। तो धरती के ऊपर जो चट्टानें बनती हैं उनको हम कितने नामों से मोटे तौर पर जानते हैं? इग्नियस, दूसरा सेडिमेंट्री, तीसरा। ये एग्ज़ाम का आसान क्वेश्चन, रीच वाला क्वेश्चन होगा जिसको आप आराम से कवर कर सकते हैं। और जब हम हाइपाबेसल की बात करेंगे तो हाइपाबेसल में आपके पास सबसे बड़ा जो चट्टान धरती के नीचे रहता है उसको हम कहते हैं बैथोलिक। क्या कहते हैं? और ये एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो 2 साल पहले आया था उसको मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने गलत कर दिया। और बैथोलिक के बाद ही दूसरी चट्टानें बनती हैं। और धरती के नीचे और धरती के ऊपर बनने वाली चट्टानों में अगर पूछा जाए इसमें कि सबसे कठोर चट्टान कौन सी होगी, सबसे डेंसियस रॉक कौन सा होगा, तो क्या आंसर देना चाहिए आपको? धरती के नीचे बनने वाली चट्टान डेंसियस ज़्यादा होगी। इसका रीज़न ये है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर के साथ साथ धरती का भी प्रेशर इसके ऊपर होगा, पहला रीज़न। और जैसे ही एटमॉस्फेयर में आ जाता है तो एटमॉस्फेयर का गैसेस जो है उस चट्टान में वो बबल्स फॉर्म कर देते हैं, और बबल्स फॉर्म करने से वो चट्टानों का सॉलिडिफिकेशन जो है वो लेस डेंसियस हो जाता है। जबकि धरती के नीचे क्या होता है? विदाउट एयर होता है, और विदाउट एयर जब सॉलिडिफाइड होता है तो इसके बीच का डेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो धरती के नीचे जो चट्टानें बनती हैं वो ज़्यादा डेंस होती हैं ऊपर बनने वाली चट्टानों से। और यही मुख्य रूप से अंतर है आपका बेसाल्ट और ग्रेनाइट में। ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट दोनों ही कैसे चट्टानें होती हैं? इग्नियस रॉक होती हैं। तो कहा जाता है दोनों ही अगर इग्नियस रॉक है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक धरती के ऊपर बनती है और एक धरती के नीचे बनती है। तो जो नीचे बनती है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, कम, और ऊपर बनेगी तो इस तरह से हमारा एक बेसिक कंसेप्ट होगा। और बेसिक कंसेप्ट को पढ़ने से पहले अब हमें चलना है आपके प्रीवियस टॉपिक पे, जिस पे हम लोग इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के ऊपर जा रहे थे। पहले उसको लिख लेते हैं, फिर आगे इसमें यहाँ पर आ जाएंगे। इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ पे जल्दी से आ जाएंगे। हेडिंग पहले लिख लेंगे, फिर बात करेंगे इसमें इंटरनेशनल बाउंड्रीज़। दो तीन पॉइंट थोड़ा सा जल्दी से लिख लेते हैं। 2 countries are separated. 2 countries are separated politically. 2 countries are separated politically through three different medium. 2 countries are separated politically through 3 different mediums. ये 3 प्रकार से अलग किए जाते हैं। नंबर 1, इंटरनेशनल लाइन ऑब्लिक बाउंड्री। इंटरनेशनल लाइन ऑब्लिक बाउंड्री। इंटरनेशनल लाइन ऑब्लिक बाउंड्री
दूसरा लिखेंगे आपका स्ट्रेट्स, और लास्ट लिखेंगे इसमें पैरेलल। 3 नामों से ये अलग किए जाते हैं। अब जो है ये बहुत छोटा सा आराम से लिखेंगे इसमें। पहले तीनों का डिफरेंसेस थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिखेंगे इसमें सबसे पहले लिखेंगे इंटरनेशनल बाउंड्री ऑब्लिक लाइन, हेडिंग बना लेंगे। when two different countries are separated, अभी यहाँ नहीं देखना, जो बोल रहा हूँ वो देखना है पहले। when two different countries are separated by the land, boundary, then it is known as international line, जब ज़मीन के साथ वो सेपरेट किए जाते हैं तो उनको हम इंटरनेशनल लाइन के नाम से जानते हैं। देन इट इज़ नोन बाय इंटरनेशनल लाइंस। इंटरनेशनल लाइन में अभी एक एग्जांपल लिख लीजिए ताकि दिमाग में बिल्कुल चढ़ जाए आपके। तो आपको सबसे ज़्यादा कौन सा चढ़ेगा इसमें एग्ज़ाम का क्वेश्चन बताइए? तो आगे लिखेंगे रेड क्लिफ लाइन, बस लिख लीजिए। मैकमोहन भी कम नहीं है इसमें। मैकमोहन किसके साथ है? हाँ, तो ये भी लिख लीजिए, दोनों लिख लीजिए, बाद में हम पूरा लिखेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए, क्योंकि ये 2 चीज़ लगभग सभी को पता है कि नहीं पता है? तो हमें पता है इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ, और भारत चीन के बीच में, और बोल नहीं रहा तुम, और भारत और ओरिजिनली अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरेंट लाइन। अरे सब लोग पहली बार सुन रहे हैं क्या? रेड क्लिफ किसके बीच में? मैकमोहन और दुरंत। लेकिन यहाँ पर एक नोट लिखा जाता है बाद में कि ये अभी पीओके में चला गया, बाद में हमारे पास आ जाएगा। तो अभी जो हम इंटरनेशनल बाउंड्री को हम समझ रहे थे, जो ज़मीन से अलग होती है उसको इंटरनेशनल बाउंड्री कहते हैं। अब हम दूसरी हेडिंग बनाएंगे, स्ट्रेट लिखेंगे। स्ट्रेट, देखिए कहीं स्ट्रेट भी लिखा होगा, देखिए सब स्ट्रेट। इसको जल डमरू भी कहते हैं, जल डमरू या जल संधि। तो इसके बारे में 2 पॉइंट लिख लेते हैं पहले। स्ट्रेट इज द इंटरनेशनल बाउंड्री, स्ट्रेट इज द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन 2 countries। इट इज द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन 2 countries सेपरेटेड बाय वाटर बॉडीज़। ये वाटर बॉडीज से सेपरेट होते हैं। वाटर बॉडीज़ में क्या क्या हो सकते हैं? ओशन हो सकता है, सी हो सकता है, और बे भी हो सकता है। बे मतलब खाड़ी। तो तीन वर्ड लिखेंगे। ओशन से भी सेपरेट हो सकता है, सी से भी हो सकता है, और बे से भी हो सकता है। तो इनको हम वाटर बॉडीज़ कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा पढ़ना होगा जो कि याद आ जाए हमें। सबसे ज़्यादा कौन सा ज़रूरी है? पाक स्ट्रेट हमें सबसे ज़्यादा। तो पाक स्ट्रेट लिख लेंगे क्योंकि इसमें बे ऑफ पाक आ गया, आपका खाड़ी आ गया। अभी पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ पाक स्ट्रेट लिखना है ताकि पता चला अच्छा स्ट्रेट करके ऐसा होता है इसमें, है ना। स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन बहुत कम होना चाहिए। तो हमारे पास अभी इंटरनेशनल लाइन हो गया, स्ट्रेट हो गया। आप क्या लिखेंगे? पैरेलल लिखेंगे। तो हेडिंग बना लेंगे पैरेलल। When two political countries, पॉलिटिकल यहाँ पर इसलिए है क्योंकि उनको राजनीतिक दर्जा प्राप्त है ना। कुछ देशों को राजनीतिक स्तर पर दर्जा ही नहीं मिला हो, तो इसलिए यहाँ पर 2 एक्सेप्टेड पॉलिटिकल कंट्रीज़ होना चाहिए। When 2 political countries are separated by land as well as water bodies, ज़मीन से भी और पानी से भी अलग होता है। सेपरेटेड बाय लैंड एज वेल एज वाटर बॉडीज़, लैंड से भी होता है और वाटर से भी होता है, दोनों ही होता है। इन सच केसेस, इस प्रकार के केसेस में पैरेलल इज यूज्ड। इस प्रकार के शब्दों में हम पैरेलल का यूज़ करते हैं। क्योंकि आपने अभी पैरेलल लिखा हुआ है, तो पैरेलल का मतलब होता है और कुछ नहीं होता, जो हमने कल थोड़ा सा स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पर एक डायग्राम ऐसे बना लेना है और इसको 0 0 लगा देना है। तो धरती पर जो हॉरिजेंटली लाइन खींची जाती है उसको हम कहते हैं पैरेलल।
ऐसा बना लीजिए। तो सीधे लाइन जो खींची जाती है और इससे दो देश अगर अलग होते हैं तो हम उसको पैरेलल कहते हैं। और इस पैरेलल में कौन से पैरेलल ज़्यादा ज़रूरी हैं, डायग्राम सभी को बना लेना है इसमें। तो अभी वियतनाम का वर्ड ज़्यादा यूज़ हो रहा है चाइना और वियतनाम का एक कन्फ्लिक्ट होने के चक्कर में। तो ये वियतनाम वाला सेक्शन मुझे लगता है कि आपको ये लिखना चाहिए। देखिए मैंने सर्कल बना दिया अभी, और ये इस बार के एग्ज़ाम का क्वेश्चन चांसेस ज़्यादा बनेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो चाइना ने एक कंडीशन बताई थी कि आप वियतनाम में इंटरफेयर नहीं करें। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी काफ़ी फंसे हुए थे ईरान को लेकर, तो उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध ली, कुछ भी नहीं कहा। तो इसलिए ये वियतनाम बड़ा ज़रूरी है। 17 पैरेलल वियतनाम हो गया, तो साउथ एंड नॉर्थ वियतनाम करके आ सकता है क्वेश्चन। सिर्फ आप अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहे हैं अभी, और फिर हम लिखेंगे लिस्ट ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑब्लिक लाइन। अब हम सिर्फ लाइन के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग करके इसको पूरा पढ़ेंगे। लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री ऑब्लिक लाइन, लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री ऑब्लिक लाइन। तो अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे 1 2 करके, 1 2 3 ऐसे करके लिखना स्टार्ट। तो तीनों वर्ड हमें पता चल गया, स्ट्रेट क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है। तो जो भी लोग फास्ट लिखेंगे हम उसको आगे की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमें स्ट्रेट भी पूरा कवर करना है, लाइन भी करना है और पैरेलल भी करना है। अब यहाँ पर पैरेलल वर्ड को यूज़ नहीं करेंगे, हालांकि एक साथ ही दिया है हमने, पैरेलल वर्ड यूज़ नहीं करना, सिर्फ लाइन बनाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा बातचीत करना कोई समझदारी नहीं है ना, सीधे करके क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसलिए आप बहुत शॉर्ट में लेके चलें इसको, ताकि याद करने में आपको थोड़ा इंटरेस्ट फील हो, अरे छोटा सा ये याद हो जाएगा इसको। ब्लू लाइन वाला सेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इजराइल लेबनान का भी वॉर चल रहा है अभी, है ना, इसलिए आप जो है इसको भी कवर करें। लिखने की स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखेंगे ताकि कंटेंट हम बहुत ज़्यादा बढ़ाएं। हैंडराइटिंग साफ रखिएगा ताकि बाद में खुद को ही समझ में आ जाए। पैरेलल तक नहीं जाना है आपको, पैरेलल भी नहीं जाना है। ठीक बात है, ये पैरेलल नहीं लिखना है अभी, ठीक है, समझ गया मैं। हो गया आपका? लास्ट लिख लीजिए इसमें, सीज फायर लाइन फ्रांस एंड जर्मनी। मतलब जहाँ पर सीज फायर हो गया, जैसे पीओके वाला है ना इसमें, तो इसी तरह से सीज फायर लाइन करके हो गया। अब हम लोगों को पैरेलल वाला सेक्शन थोड़ा सा कवर करना चाहिए। पैरेलल में मुझे लगता है कि इसमें कम पैरेलल्स हैं। देखिए होता क्या है, क्लास में आपके लिए जो कंटेंट बनाता हूँ वो एग्ज़ाम का एक विज़न बना लेता हूँ कि ये ऐसा करके आ सकता है, ठीक है। तो अभी इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर तो मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं लिया, लेकिन पैरेलल कम है तो जाहिर सी बात है थोड़ा डिस्क्रिप्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हिसाब से एग्ज़ाम का बढ़िया क्वेश्चन इस तरह से ही बनेगा। तो आप लोग जो है हेडिंग बनाएंगे पैरेलल, और पैरेलल जहाँ पर लिखेंगे दोबारा इसको डायग्राम को ऐसे बना लेंगे, वर्ल्ड का डायग्राम, वर्ल्ड मैप का डायग्राम है। और जो लेटी हुई लाइनें रहती हैं उनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। पहले इसको डायग्राम बना लेंगे, इसमें लैटिट्यूड कहते हैं और पैरेलल कहते हैं। तो पहले इस तरह से डायग्राम बना लीजिए। तो धरती पर ये इस तरह से लेटी हुई लाइन जो रहती है उनको लैटिट्यूड भी कहते हैं और पैरेलल भी कहते हैं, और इसी लाइन से दोनों देशों को बांटा जाता है।
इस तरह से। रेडी हम लोग? ठीक। अब हम देखेंगे इसमें 49 पैरेलल। 49 पैरेलल इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है क्योंकि ये विश्व के 2 बड़े आकार के देशों को बांटने का काम करता है ना, इसलिए। तो किसको बांटता है ये? यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। पहले शॉर्ट पॉइंट लिखेंगे, यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड कह सकते हैं। पहले ये खुला हुआ था, अंडर फोल्डेड था इसमें, लेकिन अब जो है डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने इनको बैरिकेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए ये अंडर फोल्डेड लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर करके लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड, ये लॉन्गेस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। अभी कहाँ तक एक्सटेंड करता है? ग्रेट लेक्स रीजन टू पैसिफिक ओशन। तो मेरे हिसाब से अगर इसके बारे में क्वेश्चन आता है तो 3 पॉइंट्स करके ऐसा बन सकता है ना, तो जो बन सकता है तो मैंने इसको ऐसा बनाया। और फिर आपको 49 के बाद हम ले चलते हैं 38 पैरेलल। ठीक है, लिखिए इसमें, लिखिए। इस लाइन को हम पैरेलल और लैटिट्यूड दोनों कहते हैं, ध्यान रखिएगा। याद करने के लिए मैंने लैटिट्यूड बताया क्योंकि लेटी हुई लाइनें लैटिट्यूड होती है, ऐसा करके याद करना। लिख लिया अभी आप? अब हमारे इसमें 38 पैरेलल के बीच में, तो जाहिर सी बात है ये साउथ है नॉर्थ कोरिया। ये भी कोरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी नॉर्थ कोरिया में अभी चाइनीज़ प्रेसिडेंट गए वहाँ पर, तो जाहिर सी बात है कि कोरिया वर्ड भी बड़ा चर्चा में रहा है इसमें। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि 38 पैरेलल जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को सेपरेट करता है ना, 2 देशों को सेपरेट करता है। ये सेपरेशन कब हुआ था? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया गया था इसको सेपरेट। इसका सेपरेशन का रीज़न क्या था? इसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में कन्फ्लिक्ट जब बढ़ रहे थे तो ऐसे रीजन को डीमिलिटराइज कर दिया गया था। डीमिलिटराइज का मतलब होता है यहाँ पर सेना नहीं रहेगी, तो सेना जहाँ पर नहीं रहेगी तो युद्ध भी नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा तो शांति होगा। हमें पता होना चाहिए कि जब भी कोई इंटरनेशनल बाउंड्री होती है तो वहाँ पर जो है मिलिट्री कभी भी नहीं रहती है यूएन के रूल के अकॉर्डिंग। तो आप कहेंगे भारत में तो है, भारत में भी नहीं। हमें पता होना चाहिए भारत और चीन के बीच में कौन सी फोर्सेस होती है? आईटीबीपी होती है। और आईटीबीपी क्या है? पैरामिलिट्री है, मिलिट्री नहीं है। और भारत और पाकिस्तान के साथ कौन सी है? बीएसएफ है, तो ये भी मिलिट्री नहीं है, पैरामिलिट्री है। तो उसी तरह से 2 देशों के बीच में सीधे मिलिट्री रख दी जाए तो वो तो आपस में लड़ाई करेंगे। और जबकि पैरामिलिट्री काम होता है सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस। बांग्लादेश में इनको क्या कहा जाता है? रेंजर्स। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से ये वर्ड का यूज़ करना है इसमें। मिलिट्री कभी भी बॉर्डर पर नहीं होगा। बॉर्डर पर मिलिट्री होने का मतलब पूरी तरह से अपने आप को डिस्ट्रक्शन मोड पर रहेगी, लड़ाई करने के मोड। मिलिट्री का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ वॉर के लिए बनाया गया। और पैरामिलिट्री का बनाया गया कंसेप्ट वॉर से पहले लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, है ना। एक देश में जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और उसमें आपके इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी आते हैं। तो यहाँ पर जो है डीमिलिटराइज जोन करके बनाने के लिए 38 पैरेलल को बनाया गया। अब हम आ जाते हैं 17 पैरेलल। लिखते रहिए। सेवनटीन पैरेलल लिख लिए थे क्या? अच्छा, हमने उसको पहले सिर्फ बताया था एग्जाम्पल में। यहाँ पर बिटवीन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम करके लिख देना। तो 17 पैरेलल जो है नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम। इतना लिखने के बाद अगर आप कोशिश करें एक बार एटलस ओपन करने के लिए तो हमें थोड़ा मज़ा आ जाएगा, है ना। जल्दी से जिनके पास एटलस है ओपन करिए। नॉर्थ अमेरिका निकालिए, नॉर्थ अमेरिका निकालिए जल्दी से। नॉर्थ अमेरिका में निकालिए इसमें कि
अमेरिका कनाडा के बीच में देखिए लाइन कैसी है, आपको देखिए कि डैश डैश करके बनाओ। इंडेक्स में हमेशा छोटे देश देखने, बड़े महाद्वीपों के लिए इंडेक्स नहीं यूज़ करना है, वो आपको देख के ही पता चल जाएगा। ये साउथ हो गया, और आइए, और आगे आइए, और आगे आइए। हाँ ये देखिए मिल जाएगा, एक मिनट रुक। देखिए नॉर्थ अमेरिका इस तरह से मिलेगा आपको, ठीक है। अब नॉर्थ अमेरिका में लेटी हुई लाइन को क्या कहते हैं? लैटीट्यूड, और लैटीट्यूड ही पैरेलल होता है। तो आप देखिए इसमें कौन सा है, जल्दी से निकालो। इसमें देखो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा ना, ये दो देशों के बीच में यहाँ पर मिले। नेचर ने अलग नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है इसको पॉलिटिकल में देखना है। फिजिकल में तो प्रकृति है, पॉलिटिकल में देश हैं। तो देखिए मिला क्या, ये जो ऐसे करके लाइन जा रहा है ना, ये येलो और ग्रीन के बीच में देखिए एक लाइन खींचा गया होगा। आप देखिए कौन सा लाइन है ये, इसका डिग्री देखिए, डिग्री कहाँ से मिलेगा आपको? आपको यहाँ से मिलेगा। देखिए यहाँ ये कौन सा डिग्री है, और ये अरे इसको नहीं देखना है, इधर देखना है। ये कौन सा है 60, ये कौन सा है? तो अब ऐसे करके इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्योंकि एटलस में आपके इतने डिग्री में डिफरेंस किया गया है, तो जाहिर सी बात है ये डिग्री इनके बीच में आएगा ना थोड़ा सा, ये ठीक है। मिला कि नहीं मिला आपको? कुछ एटलस में देख रहा हूँ डिग्रीज नहीं दिया हुआ, 30 और ये 50 दिया ना, ये 60-30 के बीच में। देखिए ये वाला, तो बीच में ऐसे करके जाएगा आपको ये। जल्दी से आप नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया निकालिए, कोरिया निकालिए। एशिया के मैप में आएंगे, एशिया के मैप में कोरिया में आ जाएंगे जल्दी से। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वही आप आगे कहाँ पीछे जा रही है, वही तो है। चीन के बगल में देखो, मिला किसी को? लाइन देखिए बीच में कौन सा है, मिला कि नहीं मिला? अब तो कौन सा एटलस निकाल के बैठ गई? एशिया निकालो, एशिया। अरे इंडिया है वो, इंडिया का गुजरात है, तुम गुजरात में ढूंढ रही हो, कहाँ मिलेगा इसमें? ऐसा निकालो ना जिसका पॉलिटिकल फिजिकल दोनों एक साथ मिलेगा। ये देखो ये है, ये पकड़ो उसको, अब देखो मिलेगा। वियतनाम निकालिए जल्दी से, जल्दी ढूंढना एकदम। अरे एटलस का यूज़ नहीं कर पा रहा तुम। हाँ तो जल्दी से वियतनाम निकालो। वियतनाम भी चाइना के बगल में मिलेगा आपको, क्योंकि चाइना इसको ऑक्युपाई करना चाहता है। किसको मिल गया जल्दी से बताओ? आगे मिल गया है, पीछे देखें मिल रहा है कि नहीं? हाँ पीछे ही मिल गया आपको। चलिए वियतनाम मिल गया, जल्दी से आप 22 पैरेलल नॉर्थ लिख लीजिए। जिनके पास एटलस नहीं था उन्होंने लिखने का काम कर लिया है। चलो जल्दी से लिखो, बिट फास्ट। पैरेलल उसके बाद स्ट्रेट भी जाएगा, जल्दी करिए। लिख लिया? नहीं लिखे हैं अभी तक। पैरेलल में एक भारत के साथ भी जुड़ता है, जो कि थोड़ा सा डिस्प्यूट रखता है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान कहता है ये तो पानी है, और पानी का बंटवारा जो है कभी भी इंटरनेशनल बाउंड्री राइट क्लिफ से नहीं होगा, और इसलिए हमें चाहिए पैरेलल। तो भारत कहता पानी कहाँ है, और ये जगह